हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जो पीछे आए एग्जाम में क्वेश्चन है जीके के, वो पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो हम पेपर सेट ही साथ उठा रहे थे। तो पेपर सेट में उसमें ज्योग्राफी भी आ रही थी, पॉलिटिकल भी आ रही थी, हिस्ट्री भी आ रही थी, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स भी आ रही है और जनरल साइंस भी आ रही है। ठीक है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, बार बार रिवाइज होते हैं, वही क्वेश्चन है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ना और साथ नोट करना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हर स्टूडेंट कमेंट करे, चाहे सही हो गलत। ठीक है। आज बढ़ एक से एक बढ़कर कमेंट करें। ठीक है ना। हर क्वेश्चन का आप कमेंट करेंगे, सबके 40-40, 50-50 कमेंट तो कम से कम आने ही चाहिए। ठीक है। तो देखो, पहला हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं 10 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, तो आप तैयार रहना। ठीक है। 10 सेकंड में आपको, सॉरी 5 ही सेकंड दूंगा मैं, 5 सेकंड में आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है। देखो, ये बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। ठीक है। वो किसको देता है, यानी भारत के प्रधानमंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को, या लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या संसदीय कार्य मंत्री को। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास है टाइम है वो 5 सेकंड है। जल्दी बताओ भाई। टाइम ओवर। ठीक है। तो किसको देता है भाई, संबोधित किसको करता है? लोकसभा अध्यक्ष है, वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं ताकि आप ढूंढेंगे तो याद होगा। ठीक है। देखो, मैं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको याद हो इससे अच्छा, आप ढूंढेंगे तभी याद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो, पहले तो आपको ढूंढना है कि देखो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, ये कमेंट करेंगे। दूसरा है कि अभी वर्तमान में दोनों के नाम बताने हैं कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है और लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है ना, ये दोनों आपको नाम बताने हैं। ठीक है। अगला है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था? ठीक है। पहला है प्रशासनिक सुधार, फिर निर्वाचन संबंधी सुधार, फिर वित्तीय सुधार, फिर केंद्र संबंधी सुधार। इनमें आपको 4 ऑप्शन है और आपके पास है 5 सेकंड। भाई जल्दी बताओ। टाइम ओवर। देखो, ये सरकारी आयोग है कि किस कार्य के लिए बनाया गया था? तो सरकारी आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंध के लिए, यानी उनकी व्याख्या के लिए। ठीक है। उनके कर के बंटवारे के लिए और भी जितने भी संबंधित कार्य हैं उनके लिए सरकारी आयोग बनाया था। इनके नेतृत्व में न्यायमूर्ति RS सरकारिया के नेतृत्व में बनाया गया था। यह बनाया गया था 1983 में, और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी वो 1987 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है ना। तो देखो, न्यायमूर्ति किसके? RS सरकारिया के नेतृत्व में बनाया गया था, 1983 में बनाया गया था, और 1987 में उन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। किसके लिए? केंद्र राज्य संबंध के लिए। ठीक है ना। अगला है, देखो ये बोल रहा है निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपको बताना है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। विधायिका है, या कार्यपालिका है, या राजनीतिक दल है, या न्यायपालिका। आपके पास ऑप्शन है 4 और 5 सेकंड है। जल्दी बताओ। टाइम ओवर। ठीक है। इसका आंसर आएगा, वो आएगा न्यायपालिका। ठीक है। मूल अधिकारों की सुरक्षक कौन है? न्यायपालिका। ठीक है। हम देखो, कोई भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायपालिका की शरण लेते हैं। ठीक है। अगला, मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? ठीक है। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? जर्मन के थे, हॉलैंड के थे, फ्रांस के थे, या ब्रिटेन के थे? आपके पास है 4 ऑप्शन और 5 सेकंड। बताओ भाई। टाइम ओवर। ठीक है। तो ये जर्मन के थे, महान दार्शनिक थे ये। जर्मन के मार्क्स हैं वो क्या थे? दार्शनिक थे। उनका जन्म हुआ था 1818 में, और उनकी मृत्यु हुई थी वो थी 1883 में। ठीक है। उनके एक प्रसिद्ध बुक भी है, वो है दास कैपिटल। पूछ सकता है कि दास कैपिटल, सॉरी,
कैपिटल किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ये मार्क्स की है। ठीक है, इससे मैं संबंधित और बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं, ठीक है, दुनिया के मजदूर एक हो, ये नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? ये भी मार्क्स ने दिया था। ये प्रसिद्ध नारा है, दुनिया के मजदूर एक हो। कब? जब रूस में एक क्रांति हुई थी, ठीक है, एक आंदोलन हुआ था रूस का, ठीक है, उसमें दिया था। तो रूस का जो आंदोलन था उसका क्या नाम है, बता सकते हो आप? ठीक है, उसको बोलते हैं बोलेशिविक क्रांति। बोलेशिविक क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें इसके दौरान उन्होंने नारा दिया था। तो ये भी किससे प्रभावित होकर हुई थी? ये मार्क्स से प्रभावित होकर ही हुई थी। ठीक है, तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि जो मार्क्स है वो किस देश से है, तो ये जर्मनी से है। ठीक है, उनकी प्रसिद्ध बुक कौन सी है, रचना कौन सी है? तो दास कैपिटल है। और दुनिया के मजदूर एक हो नारा किसने दिया था? ये दिया था मार्क्स ने दिया था। ठीक है, अगला, निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाधारी शासन संभव है? यानी अपनी इच्छा के अनुसार, एक दलीय राज्य में, द्विदल में, बहुदल में, दो या बहुदल राज्य, इनमें आपके पास है चार ऑप्शन, 5 सेकंड, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। तो इसका आंसर आएगा एक दलीय राज्य में। देखो, एक दल होगा तो कोई सामने पार्टी नहीं होगी, यानी एक ही पार्टी होगी, तो सामने पार्टी नहीं होगी, तो सब इच्छाधारी शासन संभव हो सकेगा ना। ठीक है ना, यानी अपनी इच्छा के अनुसार शासन कर सकेंगे, जैसा चाहो वैसा नियम बनाओ, जैसे चाहो वैसे जनता के साथ खेलो। ठीक है, तो वो कब संभव हो सकेगा? जब एक दलीय राज्य हो। ठीक है, अगला, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? 15 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को, 15 अक्टूबर 1947 को। आपके पास हैं चार ऑप्शन और 5 सेकंड, जल्दी बताइए। टाइम ओवर। देखो, बड़ा सिंपल सा है। भारत को अधिकार क्षेत्र मतलब भारत कब आजाद हुआ था? तो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को आजाद किया गया था। ठीक है, पूर्ण अधिकार सौंपे गए थे। अगला, निम्नलिखित किस कारण से एक आवश्यक मांग बन जाती है? क्रय क्षमता, क्रय की आवश्यकता, क्रय की इच्छा, वस्तु की उपयोगिता। ठीक है, आपके पास वही चार ऑप्शन, 5 सेकंड, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। देखो, ये बोल रहा है किस कारण से एक आवश्यक मांग बन जाती है। ठीक है, किस कारण से एक आवश्यक मांग, यानी उसको लेना ही आवश्यक हो गया। ठीक है, तो किस कारण से? तो वो है वस्तु की उपयोगिता, यानी वो वस्तु की उपयोगिता, यानी उसको चाहिए चाहिए वो, तो इसके कारण वो मांग बन जाती है। जैसे अनाज है, ठीक है, वो क्या आवश्यकता है? तो एक, ठीक है, तो किसके कारण? उसकी उपयोगिता, यानी उसकी उपयोगिता मतलब उसको अगर हम अनाज नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, तो इसके मांग के कारण वो क्या बन गई? आवश्यक मांग बन गई। ठीक है ना। पेट्रोल है, पेट्रोल भी क्या आ गया आपकी बात, वस्तु की आवश्यकता के अंतर्गत आ गया। इसी कारण तो सरकार है ना बढ़ा रही है पैसे, क्योंकि उनको पता है कि चाहे मैं 500 रुपये लीटर भी कर दूं तो जनता तो लेगी ही। ठीक है, तो इस कारण से वो बढ़ा रही है। अगला, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? आपके पास है अल्फ्रेड मार्शन ने किया था, या रेगनर नर्कस ने किया था, या रेगनर फिशस ने किया था, या जेएम किन्स ने किया था। आपके पास चार ऑप्शन है, वही 5 सेकंड है, बता दो वही। टाइम ओवर। तो इसका आंसर आएगा, वो आएगा, देखो क्या बोल रहा है, वेस्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये चलती है देखो कॉलेज में। ठीक है, इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। तो उनका निर्माण किसने किया था? तो ये किया था रेगनर फिशस ने। ठीक है, इसने इसका निर्माण किया था। तो सी ऑप्शन सही है। अगला, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगी या कमी होगी, स्थिर बना रहेगा या घट जाएगा? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन और 5 सेकंड, जल्दी बताओ।
टाइम ओवर। क्या आंसर आएगा? देखो ये बोल रहा है कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान, देखो मुद्रास्फीति में होता क्या है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं, जो वर्तमान में जारी है, बहुत भयंकर है ना। तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि ही क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। और उसके दौरान क्या होता है? उसमें होता है कि जो करेंसी होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मुद्रा, वो डाउन आ जाती है। जो मुद्रा की वैल्यू है वो डाउन है। जैसे जैसे हमारे भारत की बात करूं तो जैसे मूल्य बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? रुपए की में कमी आ रही है, ठीक है। डॉलर उसके बदले मजबूत हो रहा है और वो कमी हो रही है, कमजोर होती है मुद्रा, ठीक है। तो अब देखो, तो इसमें क्या होगा? देखो ये बोल रहा मुद्रास्फीति के दौरान, तो करों की दरों में, तो कर तो वही रहेगा, कर यानी टैक्स, ठीक है। टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं आया ना, सिर्फ क्या हुआ? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसमें आएगा टैक्स है वो स्थिर बना रहेगा, टैक्स तो स्थिर बना रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा पूछता कि मुद्रास्फीति के दौरान, ठीक है, वस्तु के मूल्य में तो क्या होती? वृद्धि होती, फिर ऑप्शन ए होता, ठीक है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? ठीक है, टैक्स सबसे ज्यादा कौन देता है? कृषि क्षेत्र देता है, या औद्योगिक क्षेत्र देता है, या परिवहन क्षेत्र देता है, या बैंकिंग क्षेत्र? आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड है, जल्दी बताओ भाई। टाइम ओवर। तो इसमें आएगा, वो आएगा आपका औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र है वो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देता है, ठीक है। अगला, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, ये कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में है? आपको बताना है ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, ये किसके संबंध में है? मानक अर्थशास्त्र में, सकारात्मक अर्थशास्त्र में, मुद्रा शास्त्र में, राजकोषीय अर्थशास्त्र में? आपके पास है 4 ऑप्शन है, समय तो 5 सेकंड है ही, जल्दी बताओ भाई, जल्दी, शाबाश शाबाश, गुड बॉय। तो ये आएगा मानक अर्थशास्त्र में। किसमें? मानक अर्थशास्त्र में। ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उसे होना चाहिए, तो किसके संबंध में है? ये मानक अर्थशास्त्र के संबंध में है। अगला, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जब कोई वस्तु को छोड़ने के बजाय, यानी उसको छोड़ नहीं सकते, लेना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए उसको अधिक कीमत देनी पड़ेगी, तो उसे क्या कहा जाता है? कीमत कहा जाता है, लाभ कहा जाता है, या उत्पादक का अधिशेष कहा जाता है, या उपभोक्ता का अधिशेष कहा जाता है? आपके पास है 5 सेकंड है, बताओ भाई। टाइम ओवर। तो क्या कहा जाता है? देखो, जब किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसको अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहलाता है? जैसे पेट्रोल की बात करें हम, ठीक है ना, पेट्रोल है जैसे लीटर में 107 के आसपास है ना। अब देखो क्या है कि जैसे पेट्रोल को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत देनी पड़ रही है। जैसे बाइक चलाने वाला चलाएगा, गाड़ी चलाने वाला चलाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वर्तमान समय में वो यहाँ से सीकर पैदल नहीं जा सकता, ठीक है। क्यों? इतना समय ही नहीं है, लोगों के पास पहले समय था लेकिन अब समय ही नहीं है, ठीक है। क्यों? इतना आर्थिक युग आ गया, तो इसमें तो सरकार इसका फायदा उठा रही है, तो वो क्या कर रही है? इसकी कीमत अधिक अदा कर रही है, करनी पड़ रही है उपभोक्ताओं को। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उत्पादक का अधिशेष, ठीक है ना। यानी उत्पादक को लाभ के ऊपर भी लाभ हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है उत्पादक का अधिशेष, ठीक है। अगला, फोटोग्राफी है, प्लेटो में सिल्वर हेलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे वायु में ऑक्सीकृत होते हैं, हाइपो सॉल्यूशन में विलय होते हैं, प्रकाश में रूपांतरित हो जाते हैं, फिर अगला है बिल्कुल रंग विहीन होती है, ठीक है। आपके पास है मात्र 5 सेकंड, जल्दी बताओ। इसमें आएगा आपको, ये बोल रहा है ना, फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर हेलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में विलय हो जाती है, हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, यह नाम है। तो हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है,
जिससे क्या हो जाती है, वो पारदर्शी प्लेट हो जाती है, जिससे हम फोटोग्राफी आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर हेलाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वो जो सोडियम थायोसल्फेट है उसमें विलय हो जाती है। ठीक है, अगला ट्रेटा एथिलेड यानी टीएल निम्नलिखित में से क्या है, क्या आपको बताना है। ये फोसिल ईंधन दहन में उत्प्रेरक है, या प्रतिओक्सीकारक है, या अपचायक है, या अपस्फोट रोधी यौगिक है, यानी एंटीनो कंपाउंड है। आपके पास कितने ऑप्शन है, 4 और वही 5 सेकंड। बताओ, शाबाश शाबाश, गुड गुड। कुछ स्टूडेंट हैं वो लगातार आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लगातार ठीक है आंसर दे रहे हैं। सुनील नेहरा है, बबीता कुमारी है, ठीक है, सोनू बुडानिया है, वो अनु बुडानिया और संदीप बुडानिया, ठीक है, वो ख्यालिया है, ये सब, प्रियंका बगड़िया है, शाहरुख गुज्जर है, ये सब अच्छे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी स्टूडेंट है, पवन शर्मा है और है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रेटा एथिलेड निम्नलिखित में से क्या है, तो क्या है ये देखो अपस्फोट रोधी यौगिक है। ठीक है, ठीक है, ये स्फोट को रोकता है। इसका देखो, इसको पेट्रोल में भी मिलाया जाता है, बता सकते हो पेट्रोल में इसकी मात्रा कितनी होती है। ये 1 लीटर में 0.15 ml मिलाया जाता है। ठीक है, इसको अपस्फोटन रोधी के रूप में काम लेने के लिए, ठीक है, यानी विस्फोट ना हो, अन्यथा वो बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। एक साथ और भी मिलाया जाता है, क्या पता, इसका एथिल ब्रोमाइड भी मिलाया जाता है पेट्रोल में, पता है क्या आपको, नहीं है तो कर लेना। अगला, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है, तो देखो क्या होता है, द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, धातु की चालकता समाप्त हो जाती है, धातु की अवतारण हो जाती है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकंड, जल्दी बताओ, शाबाश, गुड। टाइम ओवर। तो देखो, क्यूरी बिंदु तापमान पर क्या होता है, द्रव्य रेडियो एक्टिव हो जाता है, लिक्विड है वो क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अगला, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा, आपको बताना है। यूरेनियम 235, 238, 234, 236। आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड भाई, शाबाश शाबाश, गुड। बताइए बताइए बताइए, टाइम ओवर। तो देखो, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, जैसे परमाणु से बिजली उत्पादन करते हैं ना, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। किसका, यूरेनियम 235 का, शाबाश, ने उत्तर बताया है। अगला, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक होता है, ध्रुवों के त्वरण के बराबर होता है, पृथ्वी के अभिकेंद्रीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। आपके पास वही 5 सेकंड है, जल्दी बताओ, शाबाश, मजा आ रहा ना। तो इसका आएगा आंसर हुआ है, देखो, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण है वो ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है, यानी जहाँ ध्रुवों पर होता है वहां की अपेक्षा जो विषुवत रेखा पर है वो कम होता है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जिसने बताया वो सही है, अन्यथा गलत है। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो होने दो, लेकिन गलत होगा तभी तो सही होगा आगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, कौन सा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। आपके पास ऑप्शन है कितने, 4 और 5 सेकंड, जल्दी बताओ, शाबाश। टाइम अप। देखो, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो, न्यूक्लियन जो नाभिक में होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये नाभिक में पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर गति करता है, तो कि वो क्या नहीं होता, न्यूक्लियन नहीं होता, तो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है,
इनको सामूहिक रूप से पॉजिट्रॉन बोलते हैं दोनों को। अगला, सीसा पेंसिल के निर्माण में, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? बताना है। ग्रेफाइट का किया जाता है, शीशे का किया जाता है, कार्बन का किया जाता है, या अभ्रक का किया जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 4 और 5 सेकंड, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। देखो ये बोल रहा है कि सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? वो किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या है? एक कार्बन का अपरूप है। एक और भी है, हीरा भी क्या है? कार्बन का अपरूप है ना। ठीक है, तो ग्रेफाइट है क्या है? एक कार्बन का अपरूप है जिसका सीसा पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट का एक जगह उपयोग और होता है, वो स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण, ठीक है, निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? ठीक है, झुकाव और घर्षण कोण है, वो किस रूप में होता है आपको बताना है। फ्रिक्शन झुकाव और रिपोज घर्षण कोण किस रूप में होता है? एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के समान नहीं होते, एक दूसरे के समानुपातिक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन है 4 और 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। देखो झुकाव कोण है वो क्या होता है कि जो घर्षण कोण के बराबर होता है, यानी समान होता है। तो फ्रिक्शन कोण है वो रिपोज कोण के समान होंगे, यानी बराबर होंगे। ऑप्शन ए सही है। अगला, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? बीपीएस में मापा जाता है, या आई, ठीक है, एमआईपीएस में मापा जाता है, या बॉन्ड में मापा जाता है, या हर्ट्ज में मापा जाता है, या बीपीएस में मापा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, बताओ भाई, 5 सेकंड है, जल्दी बताओ, शाबाश। टाइम ओवर। तो देखो इसको मापा जाता है, मापा जाता है एम आई पी एस में। ठीक है, एम आई पी एस में मापा जाता है प्रोसेसर की गति को। प्रोसेसर होता है ना, जैसे कोर आई 3, ठीक है, कोर आई 7, ठीक है, तो इनमें क्या कि कंप्यूटर का मेन पार्ट यही होता है। तो इसको किसमें मापा जाता है? एम आई पी एस में। इसकी फुल फॉर्म कोई बता सकता है? ये होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। अगला, सी भाषा है क्या भाई? निम्न स्तरीय भाषा है, या उच्च स्तरीय भाषा है, या मशीन के स्तर की भाषा है, या संयोजन स्तर की भाषा है? आपके पास 4 ऑप्शन, 5 सेकंड, जल्दी बताओ भाई। तो देखो सी क्या है? एक हाई स्तर की लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है, जो प्रोग्रामों को कोडिंग करने के काम आती है। ठीक है ना, ये एक उच्च स्तरीय भाषा है, और इसका विकास हुआ था वो 1972 में हुआ था, और बेल लेबोरेटरीज ने किया था। किसने किया था? बेल लेबोरेटरीज ने इसका विकास किया था, ठीक है, आविष्कार किया था। अगला, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? सभी धमनियां संकुचित हो जाती है, सभी धमनियों का विस्तार हो जाता है, आर आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, तीली और लिम्फोसाइड में विकृति आ जाती है। आपके पास है 4 ऑप्शन और 5 सेकंड, जल्दी बताओ भाई, जल्दी, शाबाश। टाइम ओवर। तो देखो इसमें आएगा, देखो यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त चढ़ा दिया जाए, यानी गलत ग्रुप चढ़ा दिया जाए, जैसे पारिक हॉस्पिटल में लक्ष्मण में अभी हुआ था एक मामला, ठीक है, तो उसमें क्या होगा फिर? उसमें यह होगा कि जो आरबीसी है ना, उसका संश्लेषण हो जाएगा, मतलब आरबीसी आपस में चिपक जाएगी, और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी भाई। ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, चिपक जाएगी तो फिर क्या हो जाए? उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम अगर और बात करें तो देखो रक्त समूह की खोज किसने की थी, यानी जिसका रक्त समूह है उसी को चढ़ाना होता है। तो बात आती है इसमें एक कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? बता सकते हो क्या आप? तो ये की थी लेन स्टीनर ने।
इसकी खोज की थी, ठीक है। कब की थी? 1900 में इसकी खोज की थी, और 1930 में उन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। लेन स्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला। अगला, एनआईएस का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है एनआईएस का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल इन्फेक्शियस डिजीज सेमिनार, नेशनल इरिगेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताओ, शाबाश। टाइम ओवर। तो इसका आंसर क्या आएगा? वो आएगा, देखो, एनआईएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। क्या होती है? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? पारे के कारण, शीशे के कारण, लोहे के कारण, आर्सेनिक के कारण, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन, 5 सेकंड, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। और ये फैल जाता, देखो देखो क्या होता है, अगर व्यक्ति की शरीर में जो गोलियां लगी है अगर वो नहीं निकाली जाए तो उसमें जहर फैल जाता है। वो शीशे के कारण फैल जाता है, लेड के कारण। कि लेड शीशे के कारण जहर फैल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियल होती है, या प्रोटोजोन होती है, या वायरल होती है, या फंगल होती है? आपके पास 4 ऑप्शन, 5 सेकंड, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। देखो, दाद की बीमारी है वो फंगस के कारण होती है, फंगल के कारण, यानी कवक के कारण होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं त्वचा में, नीचे जो कवक होता है वो जाल बना लेता है अपना, ठीक है। ये कौन सा कवक होता है, बता सकते हो क्या इसका नाम? तो ये होता है ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम। क्या नाम है उसका? ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम इसका नाम है, ठीक है। इस कवक के कारण दाद होता है, ठीक है, और लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है, या आप इसे कभी जूझे होंगे। अगला, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? आपको बताना है पीयूष ग्रंथि किस स्थान पर स्थित होती है। हृदय के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर, गर्दन में, या उदर में, ठीक है। आपके पास है 5 सेकंड, ठीक है, बताओ भाई। क्या आंसर आएगा भाई इसमें? तो इसमें आंसर आएगा मस्तिष्क के आधार में, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जिसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। ये मस्तिष्क में एक हड्डी होती है जिसमें पाई जाती है, क्या नाम होता है इसका? स्फेनोइड हड्डी, इसमें ये पाई जाती है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ये देखो, कुछ हार्मोन है, STH हार्मोन है, TSH हार्मोन है, ठीक है, TTH हार्मोन है, ये स्रावित करती है, ADH हार्मोन है, ये स्रावित करती है। इनके फुल फॉर्म आप लिख के भेज सकते हो कमेंट करके, ठीक है, आपको गहराई तक जाना हो तो। अगला, सीमेंट की खोज किसने की? किसने की? अगासिस, एल्बर्ट मैग्नस ने, या जोसेफ आस्पेदिन ने, या जेनसिन ने? आपके पास 4 ऑप्शन, 5 सेकंड है, जल्दी बताओ भाई। टाइम ओवर। तो देखो, किसने की थी? जोसेफ आस्पेदिन ने इसकी खोज की थी, सीमेंट की, ठीक है। मैं आपसे सीमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सीमेंट को जल्दी जमने के रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? सीमेंट को जल्दी
जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? बता सकते हो? अरे बता सकते हो क्या? मैं बता दूंगा आपको। वह जिप्सम। जिप्सम मिलाई जाती है इसमें। क्या मिलाई जाती है? जिप्सम। अगला। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के न्यूनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट हैं आपको बताने हैं? 14 है या 26 है या 37 है या 49 है? आपके पास 4 ऑप्शन, 5 सेकेंड है, जल्दी बताओ भाई। टाइम ओवर। और उसमें 14 फॉन्टों को शामिल किया था विंडो 7 में। ठीक है, आपको बताना कि विंडो 10 में कितने भारतीय लैंग्वेज के फॉन्ट? विंडो 10 में क्या आपको बताना है कि कितने फॉन्ट है भारतीय फॉन्ट? अगला। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है। ट्रिप्स और ट्रिम्स शब्द संबंधित है किसे? आईएमएफ से, डब्ल्यूटीओ से, आईबीआरडी से और आईडीए से। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। शाबाश शाबाश। अरे अब तो 5-10 क्वेश्चन की बात है, जल्दी करो। टाइम ओवर। तो देखो, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद है वो डब्ल्यूटीओ से यानी विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है, डब्ल्यूटीओ से। ठीक है, इससे संबंधित है। ये देखो उन्होंने प्रयोग करता है वो, देखो ये शब्द है ना, ट्रिम्स और ट्रिप्स से, ये कस्य से, ठीक है, विनिवेश से, ठीक है, व्यापार से संबंधित है। उनको इनमें इनका शब्द का प्रयोग करता है। ट्रिप्स और ट्रिम्स है वो डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है वो आपको कमेंट करके बताना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी वो मैं बता देता हूँ। कब हुई थी बता सकते हो क्या आप? पहले आप बताओ। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला। भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? भारत का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए और अनिश्चित काल के लिए? आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड, जल्दी बताओ। शाबाश। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, गुड गुड। टाइम ओवर। तो ये आएगा 6 महीने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 6 महीने के लिए तक ही लागू रहता है। किस अनुच्छेद के तहत बता सकते हो क्या? राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? वो 123 के तहत जारी कर सकता है। ठीक है ना। और किन किन के लिए कर सकता है आप बता सकते हो? ये कर सकता है संघ सूची और समवर्ती सूची, दोनों के लिए। संघ सूची और समवर्ती सूची, इन दोनों में ही वो अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति का अधिकार है। लेकिन वो राज्य सूची में भी जारी कर सकता है जब क्या लगा हो, वहां राष्ट्रपति शासन लगा हो, तब वो राज्य सूची के लिए भी जारी कर सकता है, या संघ सूची या समवर्ती सूची के लिए जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश। ठीक है, वो 6 महीने तक वैलिड रहता है। जब वो अध्यादेश जारी करता है उसके बाद जब भी संसद का सत्र चालू होता है तो उसको वहां से पारित करवाना आवश्यक है, अन्यथा वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। अगला। भारत और संयुक्त राज्य ने निम्नलिखित में से किसके संबंधित करार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है? भारत और संयुक्त राज्य ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित करार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है? व्यापार और निवेश को, बौद्धिक और क्षमता को, पारंपरिक ज्ञान को या उपरोक्त सभी? आपके पास है 5 सेकेंड, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। इसमें आएगा देखो उपरोक्त सभी। भारत और अमेरिका है वो व्यापार के लिए यानी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, बौद्धिक संपदा को और व्यापारिक ज्ञान को भी, सॉरी, पारस्परिक ज्ञान को भी बढ़ाएंगे। अगला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी के घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र? आपके पास 4 ऑप्शन, 5 सेकेंड, जल्दी बताओ।
टाइम ओवर। देखो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत के अमरकंड से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, यहीं तक, और फिर एक खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ताकि किसकी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, इसका लगभग हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में बहता है। इसका कौन सा नहीं होगा फिर, राजस्थान नहीं होगा। ठीक है, राजस्थान में नहीं आता। अगला, दो वस्तुओं के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है, सॉरी, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है, व्यापार शेष, द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार परिणाम, बहुपक्षीय व्यापार। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी बताओ, शाबाश। देखो, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय यानी एक दूसरे को वस्तु देना, जिसको जो जरूरत है वो उससे ले लेता है, तो उसको क्या कहलाता है, द्विपक्षीय व्यापार। ठीक है, अगला, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, वनरोपण से, सोपान कृषि से, पट्टीदार खेती से, या समोच्च रेखीय जुताई से। आपके पास 4 ऑप्शन, 5 सेकंड, जल्दी बताओ, शाबाश। टाइम ओवर। और इसमें आएगा कशी सोपान। ठीक है, क्या आएगा, कशी सोपान। देखो, पर्वतीय ढलान ऐसी होती है तो वहां देखो मिट्टी नीचे जाने का रहता है, तो वहां क्या करता है, ऐसे वहां खेती करते हैं लोग। ठीक है, सोपान लगा के यहाँ खेती लगा देते हैं, घास वगैरह जो भी है। ठीक है, तो वहां की मिट्टी उड़ेगी नहीं, नीचे नहीं जाएगी। अगला, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था, आपको बताना है ज्योग्राफी शब्द है वो किसने निर्मित किया था, टोलमी ने, या इरेटोस्थेनीज ने, या हिकाटस ने, या हिरोटोटस ने। आपके पास 4 ऑप्शन, 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। तो इसका आएगा आपको, वो आएगा, देखो ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था, तो ये किया था आपका इरेटोस्थेनीज ने किया था, जिसको क्या बोलते हैं, भूगोल का पिता। भूगोल का पिता कहा जाता है, इसे कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। ठीक है, उन्होंने इस शब्द का निर्माण किया था। अगला, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है, आपको बताना, सुदूर सोग्राही, मानचित्र कला, या फोटोग्रामिति, या मानचित्रण। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी बताओ भाई। टाइम ओवर। देखो, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है, क्रेटोग्राफी कहा जाता है, क्रेटोग्राफी। क्रेटोग्राफी यानी मानचित्रण कहा जाता है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, आपको बताना है पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, भूवैज्ञानिक समय मान से, रेडियोमेट्रिक काल से, या गुरुत्वाकर्षण पद्धति से, या जीवाश्म पद्धति से। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। टाइम ओवर। तो देखो, पृथ्वी कितनी पुरानी है उसका निर्धारण है, वहां देखो, वहां पाए जाने वाले जो जीवाश्म मिलते हैं उनसे किया जाता है। ठीक है ना, जीवाश्म पद्धति से, और उनका नापने की विधि है कार्बन डेटिंग विधि, विधि से इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना, अगला, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदत्त। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी बताओ, शाबाश। टाइम ओवर। इसमें आएगा उपगुप्त। उपगुप्त ने उनको दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म की,
तो देखो बौद्ध अशोक ने किस बुद्ध साधु से, तो कौन सा है वो, उप गुप्त साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है। अगला, ये घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो। ये किसने की थी, ये जॉर्ज वॉशिंगटन ने की थी, या विंस्टन चर्चिल ने की थी, या इब्राहिम लिंकन ने की थी, या थियोडोर रूजवेल्ट ने की थी। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। देखो, ये घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए है। ठीक है। ये बताया था अमेरिका के राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन ने बताया था, और वो 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने कहा था ये कि जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए। और वर्तमान में क्या चल रहा है, नेता की, नेता द्वारा, नेता के लिए ही जनता जाए भाड़ में, कोई लेना देना नहीं है। अगला, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, इब्राहिम लोदी ने की थी, या सिकंदर लोदी ने की थी, या बेलो लोदी ने, या फिज खान ने की थी। आपके पास है 5 सेकंड, जल्दी बताओ भाई, शाबाश। तो किसने की थी भाई, बताओ। ये की थी बेलो लोदी ने। किसने की थी, बेलो लोदी ने। ठीक है। लोधी वंश कब से कब तक रहा, बता सकते हो क्या आप। 1451 से लेके ये 1526 तक रहा था लोधी वंश। ठीक है। और इसकी स्थापना की थी बेलो लोदी ने। ये अफगानी लोग थे भाई। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। किसने किया था, प्रभाकर वर्धन ने किया था, या पुलकेशिन सेकंड ने किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, या शशांक ने किया था। ठीक है। आपके पास है 5 सेकंड, जल्दी बताओ भाई। तो दुख लगी भाई। तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, वो किया था पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया था, नदी के नर्मदा नदी के किनारे, नदी के नदी के किनारे युद्ध हुआ था। उसमें हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, पुलकेशिन ने पराजित किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, यानी बिना पढ़ा लिखा। जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। आपके पास है ऑप्शन 4 और 5 है, बताओ भाई। अकबर था। कौन था, अकबर। ठीक है। वो निरक्षर था, बिना पढ़ा लिखा। ठीक है। उनका शासन काल था 1542 से लेके 605 तक। ठीक है। बिल्कुल अनपढ़ था। ठीक है। इनका राज्य अभिषेक इनकी देखरेख में हुआ था, बेरम खां की देखरेख में हुआ था। ठीक है। अगला, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ, आपको बताना है। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंग और लॉर्ड कर्जन। आपके पास है 4 ऑप्शन, 5 सेकंड, जल्दी बताओ भाई। तो इसमें आएगा लॉर्ड डलहौजी, आएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करना और आंसर देना अपने। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू।